हमारे संविधान में है कि कुछ आप कहें, कुछ हम सुने, कुछ हम कहें तो आप सुने। एक दूसरे को कहते सुनते भी मुल्क की तरक्की हो सकती है, लेकिन सब कुछ होकर भी कोई एक मुल्क की तस्वीर और तकदीर नहीं हो सकता। इंदु, दिस इज डेमोक्रेसी, यही तो कहा था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। ऐसा नहीं था कि सरकार विरोधी लहर जयप्रकाश नारायण ने पैदा की थी। दरअसल सरकार की नीतियों से देश का युवा नाराज था। लंबे समय से चला आ रहा कांग्रेस का शासन अघोषित तानाशाही में बदल चुका था। और जिन लोगों ने कान भरा उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा था ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इसलिए मानो बहुत बड़ी मसीहा है। उसके अहम भाव से वो वशीभूत हो गई एक तरफ, और असुरक्षा के मनोविज्ञान से ग्रस्त थी ही। इसलिए मिला जुलाकर उनको लगा कि अब तो जिस डंडे से वो चाहे देश को हाँक सकती। अलग अलग झंडों और पार्टियों में बटे देश के युवा वर्ग को उनकी ताकत जेपी ने याद दिलाई। तो जयप्रकाश जी ने शर्त रखे थे आंदोलन के ऊपर कि आपको पॉलिटिकल बैनर अपना छोड़ देना पड़ेगा, नॉन पॉलिटिकल अगर आप होकर के आइएगा, क्योंकि पॉलिटिकल तो देख चुके बहुत, पॉलिटिक्स में तो देख लिया कि हिंदुस्तान का कुछ हुआ नहीं। तो ये सब जब लड़कों ने उनको उसमें, सीपीआई के लोग थे, सीपीएम के लोग थे, सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, विद्यार्थी परिषद थे, आरएसएस था, जो पटना यूनिवर्सिटी में जो नौजवानों का सारे ग्रुप है का अपना आइडेंटिटी छोड़ करके हम आएंगे। तब जयप्रकाश जी ने कहा कि ठीक है, अब आपको हम अपनी सलाह और लीडरशिप देंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा देकर जयप्रकाश ने युवाओं के आंदोलन को नई दिशा दी। ये आंदोलन चलता रहा। यहाँ हर हफ्ते जो है वो एक हफ्ता मनाया जाता था, जैसे जनता सरकार का हुआ, एक हफ्ता मनाया गया कि नो टैक्स कैंपेन, एक हफ्ता हुआ कि साहब हमको अपने प्रतिनिधि को वापस लेने का अधिकार मिलना चाहिए। जेपी की अगुवाई में देश की तरुणाई ने अंगड़ाई ली और कांग्रेस की जमी जमाई सत्ता डोल गई। ऐसे में खुद को बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपना सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की जिद का नतीजा था। कांग्रेसियों को लगा कि विपक्ष के तेवर सरकार के खिलाफ साजिश है। इंदिरा को लगा अदालत का फैसला उनके खिलाफ साजिश है। विपक्ष को लगा इंदिरा की नीतियां देश के खिलाफ साजिश है। 25 और 26 जून 1975 की रात देश पर इमरजेंसी थोप दी गई। इससे ठीक पहले इंदिरा ने किसी को भरोसे में नहीं लिया। 22 जून से ही इंदिरा जी ने मन बना लिया कि अब हम आपातकाल लगाएंगे। 25 जून 1975 देश में आपातकाल लागू किया। उसके लिए संसद की स्वीकृति पहले तो ली ही नहीं गई। कैबिनेट की मीटिंग में भी विशेष इसका उल्लेख नहीं हुआ, सब लोगों ने जी हुजूरी ही की। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने से पहले भारतीय संविधान को ताक पर रख दिया। कैबिनेट उनके फैसले से अनजान थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भी धोखे में रखकर उनके साइन ले लिए गए। कानून में पहले कैबिनेट डिसीजन हो तब राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। उन्होंने जाके राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनको जाके ये समझाया कि नहीं आप पहले दस्तखत कर दीजिए, फिर हम कैबिनेट से सुबह करा लेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी था, लेकिन उन्होंने भी दब के कर दिया। और जिसकी वजह अगर वो कैबिनेट की पहले मीटिंग होती तो शायद वो कैबिनेट इमरजेंसी लगाने की बात नहीं सोच पाती, लेकिन उन्होंने उसको इस ढंग से उलट करके कर दिया। देश भर में इमरजेंसी थोपने के लिए इंदिरा के कुछ खास सलाहकार काफी सक्रिय थे, जिनमें एक थे सिद्धार्थ शंकर रे, जिन्होंने राष्ट्रपति को भेजने के लिए इमरजेंसी ड्राफ्ट तैयार किया था। हर दौर के अपने किस्से होते हैं, अपनी कहानियां होती हैं। इनसे बहुत आगे उस दौर में जीने वालों के सीने में दफन वो हकीकत होती है जिनके सबूत नहीं मांगे जाते, उन्हें सिर्फ देखा और सुना जाता है। आप भी देखिए और सुनिए दौरे इमरजेंसी के वो कड़वे सच। देश में इमरजेंसी लागू होते ही बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। जो जहां था वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ओम प्रकाश कोहली जी और बाकी लोगों के पास एक सूची थी अध्यापकों की, 182 अध्यापकों की सूची थी जिन्होंने पिछले कार्यक्रम में शिरकत की थी। बस पूरे 182 लोगों को रात भर में गिरफ्तार किया गया। बड़े बड़े नेता आपको मालूम ही है, सब लोग बेंगलुरु में भी कुछ लोग थे, उसमें अडवाणी जी वगैरह बेंगलुरु जेल में बंद हो गए थे। सिर्फ शक भर से किसी भी आम खास को गिरफ्तार किया जाने लगा। मीडिया की स्वतंत्रता भी जाती रही। अगले दिन अखबार
एकदम ही मौन थे, मूक थे, केवल सरकारी प्रेस रिलीज ही अखबार में आ रही थी। जिनको झुकने को कहा गया वो तो रेंगने से लगे थे। ऐसा एक बार आपातकाल में मीडिया के बारे में भी कहा है लोगों ने कि दे वर आस्क्ड टू बेंड एंड दे क्राउल्ड। धर पकड़ और आरोपी बनाने का ऐसा सिलसिला चला कि आम लोग तो एक तरफ, अदालतें भी स्तब्ध रह गईं। मैं तो छोटे छोटे देखता हूँ, जैसे हमारे प्रोफेसर रघुवंश थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वो हिंदी के थे, बहुत वरिष्ठ थे। उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया, ये तो रेल की पटरी तोड़ रहे थे। बाद में जब कोर्ट में जाकर हाजिर किया गया उनको, उधर तो दोनों हाथ दिखाई, जो अपंग थे दोनों हाथ से। तो कहा कि महाराज ये तो हमको बताइए, मैं कैसे रेल की पटरी इस समय छू भी नहीं सकता, उखाड़ कैसे सकता हूँ। तुरंत खारिज किया गया। पटना में था, तपेश्वर गांधी को पकड़ा था और उसके ऊपर आरोप लगा था कि नौबतपुर में रेलवे लाइन उखाड़ रहा था और जिंदा मुर्दाबाद कर रहा था इंदिरा गांधी का। तो तपेश्वर गांधी ने कहा कि हुजूर बड़ा अच्छा होता अगर मैं रेलवे लाइन उखाड़ पाता, क्योंकि हमारे नौबतपुर तो रेलवे लाइन पहुंची ही नहीं है। उसी आपातकाल में बरेली का वीरेंद्र अटल है, उसके उंगलियों के नाखून उखाड़े गए थे। वाराणसी में थाने में जवाहिर प्रसाद नाम के कार्यकर्ता पर कुत्ते छोड़ दिए थे उन्होंने कि बताओ और लोग कहाँ हैं, और लोग कहाँ हैं पूछने के लिए। इधर आप देखेंगे तो चिपलून में गूंगा कार्यकर्ता था, उसके लिए आरोप लगा था भारत माता की जय, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नारे लगा रहा था। कोर्ट में खड़ा होकर था, ये तो गूंगा है, इसको क्यों पकड़ लाए हो। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने देश इमरजेंसी की काल कोठरी में कैद रहा। बदलते वक्त के साथ लोकतंत्र ने फिर करवट ली और देश की जनता ने बता दिया कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। जनता पार्टी की अगुवाई में बनी नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग गठित कर दिया। और अभी यहाँ रुकेंगे एक और बहुत छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद आपको बताएंगे इमरजेंसी के और पहलुओं के बारे में।